Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, CLAT PG educator. लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ 2022 पार्ट 1, जिसमें मैंने 5 केसेस के बारे में बात करी थी विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2022. उसी की सीरीज में आगे आज फिर मैं 5 जजमेंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी 2024 के लिए, जो कंडक्ट होने वाला है 3 दिसंबर को. डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी. अगर आप लोग मिस आउट कर चुके हैं, कुछ जजमेंट्स आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको अभी भी नहीं पता है कि कौन से जजमेंट्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो ये वाला सेशन आपके लिए यूजफुल होगा. आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको किस तरीके से कौन से केसेस को अप्रोच करना है फॉर योर प्रिपरेशन. बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन इन डिटेल, मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है. अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड MSING10 यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है. क्रैश कोर्स के साथ साथ हमारे पास अचीवर्स बैच भी है. अगर आप अगला वाला क्लैट एम कर रहे हैं 25 वाला, तो इन दैट केस आप अचीवर्स बैच भी ले सकते हैं. सभी के लिए आपको कोड यूज करना है MSING10. एक बार आपने अगर हमारा क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम ले लिया, आपको काफी सारे बेनिफिट्स वहां पे मिलने वाले हैं, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं. उसमें लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट होते हैं. मॉक टेस्ट तो आपको मिलता ही है, साथ में ये भी चीजें होती हैं. इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स, एंड ऑल्सो आप डाउट सेशन मतलब डाउट्स आप अपने उसी वक्त पूछ सकते हैं. अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का. क्लैट पीजी मॉक टेस्ट सीरीज अगर सिर्फ लेनी है तो फिर आप ले सकते हैं 1600 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. यू कैन यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस. अगर आपने बैच लिया तो फिर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अलग से कुछ भी आपको इसके लिए नहीं देना है. टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अनअकैडमी क्लैट पीजी _ मंजरी सिंह अगर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल. इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी वीडियो से रिगार्डिंग एंड क्लासेस से रिलेटेड. अब आते हैं आज के पहले जजमेंट पे, कीपिंग सेडिशन लॉ ऑन होल्ड. ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2022 में सेडिशन लॉ पे बहुत सारी बातें चल रही थी. सेडिशन लॉ पे बात ये हो रही थी मेनली कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मिसयूज बहुत होता है, अब इस लॉ को हटा देना चाहिए. अभी हाल ही में आपको याद होगा कि क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट बिल आया है. ठीक है, उस बिल को अभी फाइनल तो नहीं किया गया, लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो सेडिशन वर्ड हटा दिया गया है, सेडिशन का प्रोविजन हटा दिया गया है. हालांकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें अदर फॉर्म में देखने को मिल रहा है, बट पर्टिकुलर जो सेडिशन हमें IPC में पुराने में देखने को मिल रहा था वो उस बिल में नहीं है. हाँ, अगर डेफिनेटली वो अप्रूव हो जाता है एज इट इज तो फिर वहां पर हमें सेडिशन नहीं देखने को मिलेगा. तो ये हम बीते टाइम की बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बिल तो अभी जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये केस तो आ चुका है ना, ये तो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा. तो इस केस का नाम है SG वोम्बाटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे बेंच है आपकी फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमना की, जस्टिस सूर्यकांत की एंड जस्टिस हिमा कोहली की. 3 जजेस बेंच हमको यहाँ पे देखने को मिलती है. क्या स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कोर्ट ने? कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 124A है IPC का, जो आपको मालूम है कि प्रेजेंट IPC में सेडिशन से डील करता है, इट इज नॉट इन ट्यून विद द करंट सोशल मिलियू and was intended for a time when this country was under colonial regime. कोर्ट का कहना है कि कॉलोनियल एरा जो हमारा चल रहा था उस वक्त ये जो था सेडिशन का कानून ये सही था, लेकिन आज के समय में ये सही नहीं बैठता है. 124 ऑफ IPC ये डिफाइन करता है सेडिशन के ऑफेंस के बारे में और पनिशमेंट के बारे में. इस सेड प्रोविजन को चैलेंज किया गया इस तरीके से कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है. एंड द कंट्री जहां से इस कानून को बोरो किया गया है, विच मीन्स यूनाइटेड किंगडम से, उसने खुद ने सेडिशन को रिपील कर दिया है. तो हमने जहां से इंस्पायर होकर ये कानून लिया है, जब उन्होंने इसको हटा दिया तो हम इसको क्यों लेके अभी तक चल रहे हैं. कोर्ट ने नोटिस भेजा इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ठीक है, हम री एग्जामिन और रिकंसिडर करेंगे सेक्शन 124A को. अब इसका जवाब आपको मिल चुका है ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल में, कि सरकार ने इसके बारे में सोच के सेडिशन को हटा दिया है. ठीक, लेकिन वही बात है, एक्सप्रेसली हटाया, इम्प्लिसिटली नहीं हटाया.
एपेक्स कोर्ट ने फॉलोइंग ऑर्डर दिया। कोर्ट ने क्या कहा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने कुछ पॉइंट्स लेट डाउन करे, जिसमें कोर्ट ने ये कहा, पहला कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिफ्रेन करना है, यानी कि दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एन एफआईआर अंडर सेक्शन 124A। 124A के तहत आप कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। आपको कोशिश करना है कि आप खुद को जितना रोक सकते हैं इसके तहत एफआईआर लॉन्च करने से उतना रोकें। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शुड नॉट कंटिन्यू एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करेगी, कोई भी कोर्सिव मेजर नहीं लेगी 124A को इन्वोक करते हुए, जबकि अफोरसेड जो प्रोविजन ऑफ लॉ है इट इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर होता है 124A ऑफ आईपीसी में, तो जो अफेक्टेड पार्टीज हैं दे आर एट लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट्स फॉर अप्रोप्रिएट रिलीफ। ठीक है, क्योंकि मना कर रही है कोर्ट, तो कोर्ट ये भी प्रोविजन दे रही है कि अगर कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर होता है अब से 124A, क्योंकि ऑलरेडी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई फ्रेश केस रजिस्टर हुआ तो अफेक्टेड पार्टीज के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में आ सकती हैं अप्रोप्रिएट रिलीफ के लिए। जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज जो फ्रेम हुआ था 124A में, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, उनको मना नहीं किया जा रहा है। ये बात हुई 124A के बारे में, सेडेशन के बारे में, हमने इस एस्पेक्ट को देख लिया इन शॉर्ट। सेकेंड पॉइंट जो आया था दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट केस, जेकब पोलियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जा सकता है कोविड वैक्सीनेशन रिसीव करने के लिए। कौन कौन सी बेंच थी यहाँ पर, जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस BR गवई की बेंच यहाँ पर थी। क्या कहा गया, सीधी सी बात है, आप फोर्स नहीं कर रहे हो, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडीली इंटीग्रिटी की बात यहाँ पर होगी, और जब बॉडीली इंटीग्रिटी की बात होती है तो आर्टिकल 21 ऑटोमेटिक वहां पर आ जाता है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को कंसिडर करते हुए कहा कि बॉडीली इंटीग्रिटी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 एंड नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड। हम किसी को भी वैक्सीनेशन लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। इस केस में रिट पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाईलाइट करा गया था एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ वैक्सीन्स इन इंडिया। ठीक है, कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो वैक्सीन है उसका इमरजेंसी अप्रूवल करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेज थोड़े उल्टे पड़ रहे हैं। पेटिशनर ने कहा कि जो मैंडेट ऑफ वैक्सीन है इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने मैंडेट कर दिया, लेकिन क्या आपने लोगों से पूछा कि लोग इस वैक्सीन को लेना चाहते भी हैं? इस बारे में कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। पेटिशन फर्दर यहाँ पे ये पेटिशनर स्टेट करता है रिट पिटीशन में कि जो कोर्सिव वैक्सीनेशन है, अगर आप जबरदस्ती वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो सीधी सी बात है आप इंटरफेयर कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में, जो कि प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 में। ठीक है, मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, मैं इन्फॉर्म कंसेंट दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, इस प्रिंसिपल को आप वायलेट कर रहे हैं अगर आप जबरदस्ती वैक्सीनेशन लेने को बोल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जो वैक्सीनेशन पॉलिसी यूनियन ऑफ इंडिया की है ये अनरीजनेबल नहीं है, आर्बिट्रेरी भी नहीं है। कोर्ट ने ये तो कहा, ठीक है, एक तरफ कह रहा है कि मैंडेटरी चलो नहीं है, हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी नहीं है। हाउएवर कोर्ट ने ये कहा कि बॉडीली इंटीग्रिटी आपकी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 में, एंड किसी भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते। भाई आपकी बॉडी है, आप जानो, आपका डिसीजन होगा। कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व करा कि जो पर्सनल ऑटोनॉमी होती है इंडिविजुअल की, उसमें इन्वॉल्व होता है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिटरमाइन हाउ दे शुड लिव देयर ओन लाइफ। हमारा खुद का चॉइस है, मेरी पर्सनल ऑटोनॉमी है कि मैं कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं वैक्सीनेशन लेना चाहती हूँ कि नहीं। कोर्ट ने इस पॉइंट को कंसिडर किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ इंडिविजुअल खुद कैसे जीना चाहता है वो डिसाइड करेगा, जिसमें ये भी आता है कि ही हैज अ राइट टू रिफ्यूज टू अंडरगो एनी मेडिकल ट्रीटमेंट इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। वो चाहे तो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को मना भी कर सकता है। पीपल हु डू नॉट विश टू गेट वैक्सीनेटेड वो वैक्सीनेशन अवॉइड कर सकते हैं। However, there is a likelihood of such individuals spreading the infection to other people or affecting community health at large. कोर्ट का कहना है ठीक है, हम आपके ऊपर चॉइस तो रख रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं वैक्सीनेशन लेना तो आप मत लीजिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो चांसेस हैं कि अगर आप नहीं लोगे तो आप इन्फेक्ट करोगे दूसरों को। एंड अगेन फिर वही बात आ जाती है, जैसे आपकी बॉडीली इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 21, वैसे दूसरे की भी बॉडीली इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है पब्लिक हेल्थ कंसर्न बाय इम्पोजिंग सर्टेन लिमिटेशन ऑन इंडिविजुअल राइट दैट आर रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी फुल। कोर्ट ने कहा यहाँ पे रीजनेबल नेक्सस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को रेगुलेट करना पड़ेगा कुछ लिमिटेशंस लगा के इंडिविजुअल की राइट पे। आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो कि जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे चांसेस हैं जहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है तो आपको उस तरीके से रेगुलेट करना है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स पे वो प्रपोर्शनेट नहीं है, as the court found both vaccinated unvaccinated individuals to be equally susceptible to transmission of the virus। हाँ, ये कोर्ट ये एक्सेप्ट कर रही है कि हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो इन्फेक्शन नहीं फैला रहे हैं या दोबारा उनको कोविड नहीं हो सकता या उनको किसी और से इन्फेक्शन होकर कोविड नहीं हो सकता। कोर्ट कह रही है इक्वली दे आर ससेप्टेबल, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो चाहे वो अनवैक्सीनेटेड हो, एंड दस अथॉरिटीज को डायरेक्ट कराए कि आप प्लीज रेलेवेंट ऑर्डर्स को इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करिए imposing restrictions on unvaccinated individuals। ठीक है, ये हो गई बात आपके वैक्सीनेशन के बारे में। थर्ड केस आपका आता है सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पर कोर्ट ने बेल को ग्रांट करने के लिए गाइडलाइंस लेट डाउन करी थी। कोर्ट ने बेल को लेके कुछ बातें कही थी, क्या फॉलो करना चाहिए। इसमें आपके बेंच थी जस्टिस संजय एसके कौल की एंड जस्टिस MM सुंदरेश की। नाउ यहाँ पे कुछ प्रोविजंस को भी डिस्कस किया गया है सीआरपीसी के, क्या क्या है। कोर्ट का कहना है यहाँ पर कि वाइल डीलिंग विद द वेलफेयर लेजिस्लेशन, जब हम वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होता है। जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो देयर इज अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कि क्या पर्पस अचीव हो पा रहा है यहाँ पर। तो कोर्ट का कहना है कि जब हम वेलफेयर लेजिस्लेशन को डील करते हैं तो जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होता है जो बेनिफिट देता है नीडी पर्सन को, जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको जरूरत है, being the intendment is the role required to be played by the court। कोर्ट का मतलब क्या है कि जिसको जरूरत है आप उसको वो चीज प्रोवाइड करो, यही एक वेलफेयर लेजिस्लेशन की पहचान है। ये नहीं है जिसको जरूरत नहीं है उसको बांट रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। टेकिंग नोट, कोर्ट ने ये देखा कि बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, जो बेल मांग रहे हैं। ठीक है, देयर आर मेनी केसेस जिसमें बेल मांगते हैं लोग, मेनली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 170 ऑफ द सीआरपीसी। 170 में यहाँ पे बात होती है कि जब एविडेंस सफिशिएंट मौजूद होता है तो केसेस जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट को रेफर किए जा सकते हैं। कोर्ट ने देखा कि 170 का कई बार रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन हो जाता है एंड इन दैट केस बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं जो बेल मांग रहे हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसको कंसिडर करते हुए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी बेल को ग्रांट करने के लिए। कोर्ट ने अर्ज किया यूनियन गवर्नमेंट से कि आप प्लीज एक सेपरेट लॉ बनाइए जिसमें आप स्ट्रीमलाइन करिए कि किस तरीके से बेल ग्रांट होना चाहिए सिर्फ पर्टिकुलर बेल के लिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि बेल के जो प्रोविजंस है वो सीआरपीसी में दे रखे हैं, लेकिन कोर्ट का कहना है कि एक अलग से कानून होना चाहिए बेल को ग्रांट करने के लिए, बेल को समझने के लिए। क्या क्या गाइडलाइंस एपेक्स कोर्ट ने इशू करी हैं। पहला, कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ ऑन द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A। आपको मालूम है दीज बोथ सेक्शंस डील विद द अरेस्ट। ठीक है, 41 आपका बात करता है अरेस्ट की बात करता है, 41 में भी ए में भी आपका दे रखा है कंप्लायंस विद द प्रोसीजर। ठीक, तो कोर्ट को सेटिस्फाई पहले करना है कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। क्या 41 में जो कहा गया है पुलिस ऑफिसर को जब अरेस्ट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, तो क्या उसने रीजनेबल सस्पिशन वहां पर था, क्या उसके पास सफिशिएंट रीजन थे अरेस्ट करने के, क्या वहां पर ऐसा था कि एविडेंस जो था वो टैंपर हो सकता था। ये सारी चीजें कोर्ट को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि पुलिस ऑफिसर ने ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले को अरेस्ट किया था, 41A का कंप्लायंस हुआ था। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि उसको बेल ग्रांट तुरंत कर दी जाए। 41A फॉलो नहीं हुआ है तो तुरंत का तुरंत उसको बेल दीजिए। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट, जब भी एप्लीकेशन सेक्शन 88 में आती है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट वाले टॉपिक की बात हो रही है, 170 की बात हो गई, 204 है, 209 है, इन सब की अगर बात हो रही है तो बेल एप्लीकेशन नीड टू बी कंपल्सरीली फाइल। ठीक है, इन केसेस में बेल जरूर से जरूर फाइल होनी चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लाई करे विद द डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट दे रही है विद रिस्पेक्ट टू जो भी स्पेशल कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, उसको फॉलो करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हाई कोर्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट, हाई कोर्ट को डायरेक्ट करा गया है, अभी तक तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कर दिया, अब हाई कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप प्लीज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पर थोड़ा ध्यान दें जो अनेबल टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस हैं। ठीक है, जो बेल कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रहे,
सेक्शन 440, यहाँ पे आपको बॉन्ड अमाउंट भरना होता है बॉन्ड का, ठीक है, रिडक्शन वगैरह होता है। तो यहाँ पर कई लोग होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती है इसके बारे में कि बेल बॉन्ड कैसे भरा जाएगा, बेल एप्लीकेशन दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये काम है कि आप प्लीज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पर ये चीज देखें कि दे आर कंप्लाइड विद द बेल कंडीशंस लगाई गई है वहां पर, ठीक। नेक्स्ट, बेल एप्लीकेशंस ऑट टू बी डिस्पोज। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोर्ट कह रही है कि जो भी बेल एप्लीकेशंस फाइल हो रही है वो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए 2 हफ्ते के अंदर, एक्सेप्ट इफ द प्रोविजंस मैंडेट अदरवाइज। अगर कुछ अदरवाइज मैंडेटरी प्रोविजंस अलाउ नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर वो बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, विद द एक्सेप्शन बीइंग एन इंटरवीनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। इंटरवीनिंग एप्लीकेशन बीच में कोई आई है तो वो एक्सेप्शन है अगेन, नहीं तो 2 हफ्ता इज द टाइम पीरियड। एप्लीकेशन जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आती है, कोर्ट कह रही है उसके लिए 6 हफ्ते में डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। फिर अगेन वही बात है, इंटरवीनिंग एप्लीकेशन। तो नॉर्मल बेल एप्लीकेशन के लिए 2 हफ्ते का टाइम बोला है और एंटीसिपेटरी के लिए 6 हफ्ते बोला है। ये टाइम आपको याद रखना इज इम्पोर्टेंट। ये हो गया आपका ब्रीफ में सत्येंद्र कुमार का केस। अब आता है नेक्स्ट अरुणाचला गाउंडर वर्सेस पुनुस्वामी का केस। ये आपका है, डॉटर के पास राइट है टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यू पीपल नो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके चलते कोपासनरी राइट्स डॉटर को भी दे दी गई थी। पहले हम मिताक्षरा लॉ को जो फॉलो करते थे उसमें सन को ही दी जाती थी कोपासनरी राइट, लेकिन 2005 के बाद से डॉटर को भी ये राइट दे दी गई। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें भी डॉटर के पास राइट है इनहेरिट करने का। कौन कौन सी बेंच थी यहाँ पे? जस्टिस एस अब्दुल नजीर एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी। नाउ कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कह रही है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है सेक्शन 14(1) को बनाने का एक्ट का was to remedy the limitation of Hindu women who could not claim an absolute interest in the properties inherited by her but only had a life interest in the estate so inherited। ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन दोनों की बात हो रही है। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा होगा तो आपको इन दोनों के बारे में मालूम होगा। क्या कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 14 बनाया गया था इस एक्ट का, हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो यहाँ इसको बनाने का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था वो क्या था? जो हिंदू वुमेन के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं कि आपको ये मिल सकता है, आपको ये नहीं मिल सकता है, उसको रेमेडी प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो क्लेम नहीं कर सकती थी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, वो जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती थी उसमें उसका कोई एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं था, लिमिटेड इंटरेस्ट था। ठीक है, उसका लाइफ इंटरेस्ट था, जब तक वो है जिंदा तब तक वो लाइफ इंटरेस्ट उसमें ले रही है। इन दिस केस कोर्ट हैड टू डिटरमाइन, कोर्ट को डिटरमाइन करना था कि वेदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के पहले आने से पहले जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हिंदू मेल की थी, क्या वो डिवॉल्व होती थी डॉटर को अपॉन द डेथ ऑफ हर फादर इंटरस्टेट बाय इनहेरिटेंस? क्या इंटरस्टेट सक्सेशन का कॉन्सेप्ट था हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से पहले कि अगर फादर की डेथ हो गई है तो क्या इंटरस्टेट सक्सेशन से डॉटर को भी वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या फिर वो खाली फादर के ब्रदर के सन को हो जाती थी? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली सिर्फ हम ओनली डॉटर की बात कर रहे हैं जहाँ पे सन नहीं है। ठीक है, तो अगर डॉटर को होती थी या फिर क्योंकि सन नहीं था तो फादर के ब्रदर के बेटे को हो जाती थी बाय द सर्वाइवरशिप। ठीक है, क्या ऐसा था? कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। कोर्ट ने नोट करा कि जो एशियन टेक्स्ट और कमेंट्रीज हैं, ऑब्वियसली हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को इसको मानते हैं कि एशियन टेक्स्ट और कमेंट्रीज, कोर्ट ने कहा जो वेरियस लर्नेड पर्सन्स ने इन सबको लिखा है, एंड इवन इफ वी कंसिडर दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, the court have recognized the rights of several female heirs, wives and the daughters being the foremost of them। कोर्ट ने इसको कंसिडर किया, इन सबकी राइट्स को कंसिडर किया है कि डॉटर की क्या राइट है, फीमेल एयर्स की क्या राइट है, वाइफ्स की क्या राइट है। हिंदू लॉ को एनालाइज करने के बाद, कस्टम को, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट राइट ऑफ अ विडो और अ डॉटर टू इनहेरिट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और शेयर received in the partition of copacenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under the old customary Hindu law but also by various judicial pronouncement। Very nice। कोर्ट क्या कह रही है? हिंदू लॉ को समझा, कस्टम्स को उन्होंने समझा एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को, इन सबको समझने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो विडो की राइट है या फिर जो डॉटर की राइट है इनहेरिट करने की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को या शेयर को, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो कोपासनर हो चुकी है, तो अगर पार्टीशन होता है कोपासनरी प्रॉपर्टी का तो इन दैट केस जो हिंदू मेल है अगर वो इंटरस्टेट डाई होता है, ठीक है, इंटरस्टेट डाई हो रहा है,
तो इन दैट केस क्या होगा, जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व हो जाएगी डॉटर को, ठीक है। और ये ना सिर्फ ओल्ड कस्टमरी हिंदू लॉ में रिकॉग्नाइज हुआ है, बल्कि ये वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कोर्ट ने इसको क्लियर कट समझा दिया। लास्ट केस पर आते हैं। एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर जो ईडी की पावर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पावर होती है, इसकी जो वाइड पावर्स हैं, इनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है। केस का नाम क्या था? केस का नाम था विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच वॉज ऑफ जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस CT रवि कुमार। क्या कहा कोर्ट ने? मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने कहा एक हीनियस क्राइम है जो ना सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन को अफेक्ट करता है, बल्कि अदर हीनियस ऑफेंसेस को भी प्रमोट करता है, जैसे कि टेररिज्म हो गया, जैसे कि NDPS एक्ट की अगर हम बात करें तो इन सबको प्रमोट करता है। इस केस में कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कंसिडर किया, क्योंकि चैलेंज किया गया था। कौन कौन से प्रोविजंस थे यहाँ पे? तो यहाँ पे सेक्शन 5 जो डील करता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी से, सेक्शन 8 का क्लॉज 4 जो डील करता है टेकिंग पोजीशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 जो सर्च एंड सीजर, सेक्शन 18 सर्च ऑफ पर्सन, सेक्शन 19 पावर ऑफ अरेस्ट, 24 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, 44 ऑफेंसेस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट, 45 ये कंटिन्यूएशन में है, ऑफेंस बीइंग कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड ट्विन कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल, एंड सेक्शन 50। कौन से सेक्शन है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट के प्रोविजन है। इनको चैलेंज किया गया था एपेक्स कोर्ट के सामने। नाउ कोर्ट ने इन सारे प्रोविजंस को अपहेल्ड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है उसके पास कोई भी पुलिस पावर नहीं होती है, ठीक है। ही डज नॉट पजेस पुलिस पावर एंड एज अ रिजल्ट उसको कोई भी पुलिस प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है जब वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है। फर्दर कोर्ट ने ये नोट किया कि जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है, टू रिसीव द बेल, इट वाज जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू काउंटर द हीनियस क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कोर्ट ने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का जो हीनियस क्राइम है उसको काउंटर करने के लिए, अगर बेल को रिसीव करने के लिए रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आता है तो उसको इंटरटेन किया जाएगा, दैट इज जस्टिफाइड। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि जो वैलिडिटी होती है, जो ईडी की जो पावर होती है वो वास्ट है। यहाँ पे बात मेनली यही हुई थी कि उसकी पावर बहुत वास्ट है। तो कोर्ट ने कहा डेफिनेटली, क्योंकि वो पुलिस की पावर नहीं है, पुलिस की पावर से बियॉन्ड है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा जो क्राइम है वो बहुत हीनियस है एंड वो और भी क्राइम्स को रिजल्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर वो एक्स्ट्रा पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको कोई भी स्ट्रिक्ट पुलिस प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी कंडक्ट करते टाइम वो अपने अकॉर्डिंग से इस चीज़ों को डील कर सकते हैं। So this was all about the 5 cases for today. I hope ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेशंस लाइक दिस। एंड ऑल्सो मैं जो सेपरेट जजमेंट्स देती हूँ वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए यूजफुल हैं क्लैट PG 2024 के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फॉर देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।